आज हम डायलन थॉमस की एक बहुत ही कमाल की कविता विजन एंड प्रेयर के छुपे हुए मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कविता है जो अपनी ताकत और उलझन दोनों के लिए जानी जाती है। मतलब इसे सिर्फ पढ़ा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। चलिए आज इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, इस कविता में सबसे पहली चीज जो किसी का भी ध्यान खींचती है वो है इसका अजीब सा आकार। ये एक आर ग्लास यानी घंटे की घड़ी की तरह क्यों दिखती है? यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरी कविता के राज को खोलने की चाबी है और इसका जवाब ढूंढना ही हमारे आज के सफर का असली मकसद है। ये मत समझिए कि ये आकार सिर्फ एक डिजाइन या सजावट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कविता का जो ढांचा है, ये इसकी कहानी को समझने की असली चाबी है। हर लाइन की लंबाई, हर सिकुड़ता और फैलता हुआ हिस्सा, ये सब शब्दों के साथ साथ अपनी एक अलग ही कहानी कह रहा है। और देखिए, एक पाठक एमजे दियारी ने इस कनेक्शन को कितनी खूबसूरती से पकड़ा है। ये आकार सीधे सीधे कविता के मेन थीम्स जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जैसे आवर ग्लास में रेत एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गिरती है, वैसे ही ये कविता हमें जीवन और मृत्यु के बीच का एक सफर दिखाती है। तो चलिए कविता के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ एक दिव्य जन्म का बहुत ही जबरदस्त और सच कहें तो डरावना सा नजारा देखने को मिलता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो कविता के वक्ता को यानी स्पीकर को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है, जैसे कोई ब्रह्मांड अचानक उसके सामने फैल रहा हो। इन लाइनों को देखिए, यहाँ वक्ता एक ऐसे जन्म की बहुत ही कच्ची और असली तस्वीर खींचता है जो ठीक उसके बगल में हो रहा है। भाषा बहुत शक्तिशाली है, खुलता हुआ गर्भ और दौड़ता हुआ अंधकार। ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी घटना हो रही है जो कुदरती भी है और बेहद डरावनी भी। पर रुकिए, ये कोई आम जन्म नहीं है, ये एक कॉस्मिक घटना है। इतनी ज्यादा शक्तिशाली कि वक्ता को महसूस होता है जैसे ये नवजात शिशु उसे अपनी ज्वाला से जलाकर राख कर देगा। ये किसी दिव्य शक्ति का आगमन है, कोई मामूली बात नहीं। अब हैरानी की बात यह है कि ऐसे दिव्य दर्शन पर वक्ता खुश नहीं होता। उसकी प्रतिक्रिया खुशी की नहीं बल्कि खालिस डर की है, आतंक की है। वो इस अनुभव से इतना ज्यादा डर जाता है कि यहीं से कविता का असली संघर्ष शुरू होता है। ये लाइनें साफ साफ बता रही हैं कि वक्ता के मन में क्या चल रहा है। वो इस जबरदस्त दिव्य रोशनी से भागना चाहता है, वो इससे कहीं दूर छिप जाना चाहता है, जो हमें कविता के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, एक प्रार्थना। और यहीं पर कविता का पूरा संघर्ष सिमटकर हमारे सामने आ जाता है। एक तरफ है दर्शन, जो अंधा कर देने वाला प्रकाश और स्वर्ग का साम्राज्य दे रहा है, और दूसरी तरफ है वक्ता की प्रार्थना, जो जाने पहचाने अंधेरे और मौत की शांति के लिए तरस रही है। ये रोशनी और अंधेरे के बीच की एक बहुत गहरी लड़ाई है। तो अब हम कविता के दूसरे हिस्से में आते हैं, जहां वक्ता उस दिव्य प्रकाश को साफ साफ नकार देता है। वो अंधेरे और खामोशी में लौटने के लिए प्रार्थना करता है। और जानते हैं क्या, यहीं से कविता का आकार भी सिकुड़ने लगता है, बिल्कुल एक सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड की तरह। ये एक चौंकाने वाली प्रार्थना है ना? वक्ता को कोई पुनर्जन्म या दिव्य चमत्कार नहीं चाहिए। वो चाहता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहें, शांत, स्थिर और मृत। वो उस दिव्य शक्ति से कह रहा है कि बस अब पीछे हट जाओ। और ये लाइन तो कमाल की है। ये बताती है कि वक्ता ऐसा क्यों चाहता है। वो अनंत और भयानक प्रकाश के बजाय मौत के जाने पहचाने अंधेरे को चुनता है। मृत्यु का देश दिल के आकार का है, मतलब वो सीमित है, जाना पहचाना है और इसीलिए शायद सुरक्षित महसूस होता है। और प्रार्थना का अंत होता है इस एक आखिरी बहुत ही गंभीर गुहार के साथ। ये उस दिव्य दर्शन को खत्म करने की एक आखिरी पुकार है। एक तरह से ये शांति के लिए की गई प्रार्थना है, भले ही वो शांति मौत के सन्नाटे में ही क्यों ना मिले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कविता के क्लाइमैक्स पर वक्ता की अंधेरे के लिए की गई प्रार्थना सुनी नहीं जाती। उसकी प्रार्थना बेकार चली जाती है, वो फेल हो जाती है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। वक्ता प्रार्थना करना बंद कर देता है। वो भागने की कोशिश करता है, अंधेरे में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं सकता। शोर करता सूरज एक जबरदस्त ताकत के साथ नीचे आता है और आखिर में वक्ता को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ 3 शब्द, मैं पा लिया गया हूं। ये शब्द उस पल को दिखाते हैं जब वो पूरी तरह से हार मान लेता है, सरेंडर कर देता है। वक्ता जिस चीज से भाग रहा था उसी ने उसे ढूंढ निकाला है। अब भागना नामुमकिन है। और फिर आती है कविता की आखिरी और सबसे दमदार लाइन। प्रार्थना के अंत में सूरज दहाड़ता है।
ये एक जबरदस्त इमेज है जो कविता के सारे संघर्ष को खत्म कर देती है। रोशनी की ताकत ने अंधेरे की प्रार्थना को पूरी तरह से कुचल दिया है। तो चलिए अब वापस अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं। ये सब कुछ कविता के आर ग्लास वाले आकार से कैसे जुड़ता है? अब देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे एक साथ आकर एक मतलब बनाती हैं। तो देखिए, यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। कविता का पहला भाग जहां वो दर्शन फैलता है, वो आर ग्लास का ऊपरी चौड़ा हिस्सा है। फिर जब वक्ता अंधेरे के लिए प्रार्थना करता है तो कविता की लाइनें छोटी हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती है। ये आर ग्लास की पतली गर्दन है। और आखिर में जब वो सरेंडर करता है तो कविता फिर से फैल जाती है, जो नीचे का बल्ब बनाती है। यानी कविता का आकार और उसका मतलब पूरी तरह से एक हो जाते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वक्ता का उस रोशनी में पा लिया जाना, क्या ये एक तरह का मोक्ष है, एक आध्यात्मिक मुक्ति, या फिर क्या ये उसके अपने अस्तित्व का, उसकी पहचान का पूरा विनाश है? कविता इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।